होती है और आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अब जरा अगर इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में बात करूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसको आगे बढ़ रहा हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, टॉर्क के कंपोनेंट लेके चल रहा हूं। कंपोनेंट मतलब हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे और एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो यानी देखिए यहां पर हम करेंगे क्या, हियर जो टाउ माना जाएगा, टाउ को हम मानेंगे एक्स कंपोनेंट को टाउ एक्स आई कैप लिख सकते हैं। हमने कहा जिस डायरेक्शन का कंपोनेंट हो उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देने पर उस डायरेक्शन की वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है, प्लस टाउ वाई इंटू जे कैप प्लस टाउ जेड इंटू के कैप। भाई कोई वेक्टर आई जे के टर्म में लिखा जाता है ना। अच्छा, आर को लिखा जा सकता है, आर इज इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, और फोर्स एफ को लिख सकते हैं आप एफ एक्स आई कैप। आप F1 F2 मान सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में F1 वाई डायरेक्शन में F2, लेकिन अब यहाँ एक्स लिखने से बिल्कुल स्पेसिफाई हो गया कि यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स डायरेक्शन, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। अब जरा यहां पर लिखते हैं, नाउ टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था टाउ को। तो टाउ क्या हो यहाँ पर हो गया, टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप इज इक्वल टू, ये टाउ है, एट नहीं है हिंदी का, ये ऐसे टी बनता है, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करो तो टाउ बन जाते हैं। आर बोले तो आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड क्रॉस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। आपको ए क्रॉस भी निकालने का तरीका मालूम होगा। यस सर, डिटरमिनेंट मेथड। मैं बता नहीं रहा हूँ, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको डिटरमिनेंट मेथड से अपने आप कर लेंगे ना सभी लोग। यस सर। को डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, जो टाउ एक्स यहाँ पर आएगा इसके कंपोनेंट आएंगे, वो आएगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, और जो टाउ वाई आएगा वाई कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा जेड एफ एक्स, जेड एफ एक्स, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, और टाउ जेड जो आएगा वो आएगा आपका एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। इसको आप डिटरमिनेंट मेथड से करके आई जे के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टॉर्क क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब रिलेशंस हमने बता दिए। अब लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, नोट कर लीजिए, ये कर लेंगे आप लोग, ये डायरेक्ट ना लिखिएगा, यू विल सॉल्व इट। सबको आता है ना ये? यस सर। ये आई जे के लिख करके कोफिशिएंट लिख करके हमने डिटरमिनेंट मेथड से बताया था, उसको कर लीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो डिस्कस कर लीजिएगा, आई विल टेल यू। नोट करिए इसको। ठीक है, नोटेड सर। सभी ने नोट कर लिया, प्रज्ञा नोट कर लिया? यस सर। सभी लोग? अच्छा, अब लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो जरा इनर्शिया के बारे में बात करते हैं, केवल मोमेंट वर्ड का वर्ड जुड़ गया है। इनर्शिया क्या कहती है, इनर्शिया क्या कहती है? अगर मैं आपसे कहूं कि शुद्ध भाषा में कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे?
कि कोई बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज ना करने की जो उसकी इनेबिलिटी होती है, द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इटसेल्फ बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, उसको इनर्शिया कहते हैं। कि बॉडी अपनी पोजीशन को अपने आप नहीं चेंज कर सकती, आपको उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इसी को इनर्शिया कहते हैं। याद आया? तो आप मोमेंट में मोमेंट और जोड़ दो कि अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है तो वो अपनी रोटेशन को चेंज नहीं कर सकती। अगर एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से तो चेंज वो रोटेट करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। बस जो मोमेंट, जो इनर्शिया की डेफिनेशन है उसमें मोमेंट वर्ड आउट जोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पर जो वर्ड, जो बॉडी है वो सीधे न चल करके किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है। समझ में आ गई बात? तो पहले तो इसकी फिजिकल डेफिनेशन हम बात करते हैं, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन बात करते हैं। तो लिखिए अ बॉडी रोटेटिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो आपको याद होगा हमने कहा था इसका मतलब पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोली तो पूरी बॉडी, पूरी बॉडी मतलब उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और मिल करके एक नाम उसको दिया गया, दैट इज बॉडी। ठीक है? अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस, body rotating about a given axis tends to maintain सर एक बार स्टार्टिंग से प्लीज। क्या हो गया? सर देखिए अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है तो अपने रोटेशन को मेंटेन रखने की कोशिश करती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना हो। देखिए ध्यान से, जब बॉडी रोटेट करती है तो उसी फोर्स को, भाई रोटेशन को घुमा रोकने के लिए आपको उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये जो फोर्स होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो लिखिएगा अ बॉडी रोटेटिंग about a given axis, a body rotating about a given axis tends to maintain, प्रयास करती है वो, tends to maintain its state of uniform rotation, tends to maintain its state of uniform rotation unless an external torque is applied on it. Unless an external torque is applied on it to change the state. Sir, can you repeat this definition? इसका पहले मतलब समझ में आ गया? नहीं सर, रिपीट कर दो सर, सुना ही नहीं दिया। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी क्लियर? नहीं सर, आ रही सर, मेरे इसमें प्रॉब्लम थी। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट गिवन एक्सिस, अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस tends to maintain, tending वर्ड जानते हो ना, tends, tends to maintain, tends to maintain its state of uniform rotation, tends to maintain its state of uniform rotation, tends to maintain its state of uniform rotation unless जब तक कि unless an external torque is applied, unless an external torque is applied on it, an external torque is applied on it to change the state, Have you got this physical definition? अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर एक यूनिफॉर्म रोटेशन से रोटेट कर रही है
तो वो अपनी स्टेट ऑफ रोटेशन को तब तक चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना किया जाए। ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब जरा इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन समझिएगा, सावधान सुनिए ध्यान से, देखो ध्यान से। हमने क्या किया, दो रिंग लिए, दो पहिए लिए, दोनों की रेडियस सेम थी, ध्यान सुनिएगा, दोनों की रेडियस सेम थी। एक पहिया साइकिल का था और एक पहिया जीप का था। अब सिंपल सी बात है, जीप के पहिए में मास ज्यादा होगा, साइकिल का पहिया का मास कम होगा। दोनों सेम रेडियस के थे, दोनों को ऐसे लुढ़का दिया, दोनों रोटेट कर रहे हैं और बीच में छोटे छोटे पत्थर रख दिए दोनों के आगे, साइकिल के पहिए के आगे और जीप के पहिए के आगे। अब बताइए उस पत्थर को आसानी से कौन सा पहिया क्रॉस कर जाएगा? हल्का एक पहिया है साइकिल का और एक जीप है। जरा ध्यान समझिए, आप कुछ बताना चाहते हैं इसमें, मैं फार्मूला तो हम लिखवा ही देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है? हमने क्या कहा कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेट करते रहना चाहती है जब तक उस पर टॉर्क अप्लाई ना किया जाए। हमने क्या किया, दो बॉडी ली। दो बॉडी कौन सी जो रोटेट कर सकती है? रोटेट पहिया करेगा, सिलेंडर करेगा। अब कोई ईंटा जो होगा थोड़ी रोटेट करेगा। तो हमने दो पहिए लिए, एक साइकिल का पहिया लिया, एक जीप का पहिया लिया। साइकिल का हल्का होता है, जीप का भारी होता है। दोनों को ऐसे लुढ़का दिया और दोनों रोटेट होते हुए आगे जा रहे हैं। और रास्ते में हमने छोटे छोटे दो कंकड़, थोड़े पत्थर छोटे छोटे रख दिए, उन पत्थरों को क्रॉस करके जाना है। कौन सा पहिया आसानी से पत्थरों को क्रॉस कर जाएगा? प्रैक्टिकली बताइए ना, प्रैक्टिकली आसानी से कर जाएगा। अच्छा, जो पार कर गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो यानी हमने क्या देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। किसी रोटेटिंग बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? यानी हमने क्या देखा, लिखिएगा नहीं अभी, कि आई प्रोपोर्शनेट एम। पहली बात समझ में आ गई, प्रैक्टिकली भी समझ में आ गई। अब जरा दूसरी तरीके समझिएगा। अभी हम क्या कर रहे थे, रेडियस सेम ले रहे थे, मास अलग अलग ले रहे थे। अब उल्टा कर दिया हमने, मास सेम कर दिया। एक पहिया छोटा लिया और उतने ही मास का एक पहिया बड़ा लिया। एक पहिया छोटा लिया, एक बड़ा पहिया ले लिया, ठीक है, और दोनों को मैंने लुढ़का दिया। अब देख कौन सा पहिया ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। छोटा पहिया बड़ा पहिया दोनों को हमने लुढ़का दिया है, रोटेट करा दिया और एक जमीन पे ऐसे कर दिया है और आगे जाकर के उसको रुक जाना है। या हमने छोटे से पत्थर भी रख दिए उसके आगे। तो कौन सा पहिया उन पत्थरों को आराम से क्रॉस कर जाएगा और ज्यादा दूर तक जाएगा? प्रैक्टिकली बताओ ना। एक ट्राई साइकिल है आपके जो छोटे बच्चे चलाते हैं, उसका पहिया है। एक आपकी साइकिल है, उसका पहिया है। दोनों को लुढ़का दीजिए आप और उनको जाने दीजिए, तो कौन सा पहिया ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा? बड़ा वाला। तो हमने क्या देखा, अगर रेडियस ज्यादा है तो उसको ज्यादा दूर तक जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। लेकिन जरा समझिएगा, हमने एक और प्रैक्टिकल किया। हमने जब 2 मीटर का पहिया लिया, तो समझिएगा, तो देखा जब 1 मीटर का पहिया लिया, 2 मीटर का लिया, तो हमने देखा वो 4 मीटर जाकर के रुका। जब 3 मीटर का लिया तो वो 9 मीटर जाके रुका। जब 4 मीटर लिया तो 16 मीटर जाके रुका। क्या देख रहे हैं हम, कि हम जितना आर ले रहे हैं हमारा इनर्शिया उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। तो आई प्रोपोर्शनेट आर स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला बना आई प्रोपोर्शनेट एम आर स्क्वायर, और आई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट को 1 मान लिया, तो एम आर स्क्वायर। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्या बनी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी बॉडी के मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ आ गई क्या बनी? ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा। रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, फिर से बता दो भाई। देखिए, अगर आपने दो पहिए लिए हैं, एक कम रेडियस का एक ज्यादा रेडियस का, और आपने दोनों को लुढ़का दिया, तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा रेडियस का पहिया होगा ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं जाएगा? हाँ सर। इसका मतलब रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। रेडियस बढ़ने से अब फिर हमने प्रैक्टिकल किया। हमने जब रेडियस जितना हम ले रहे थे,
इनर्शिया उसका स्क्वायर टाइम्स हो रही थी, यानी कि अगर 2 हम रेडियस ले रहे थे तो इनर्शिया जो आपका डिस्टेंस जो जा रहा था पहिया 2 स्क्वायर जा रहा था, जब हम 3 ले रहे थे तो 3 स्क्वायर जा रहा था। तो हमने देखा कि इनर्शिया आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला बनाया, दोनों को जब मिला दिया हमने फॉर्मूला बनाया कि किसी भी पार्टिकल का, पार्टिकल मैंने बोला बॉडी नहीं बोला, किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उसके मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फार्मूलेशन जो किया है उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझ में आया। पैराग्राफ चेंज करके अब मैथमेटिकल लिखिएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। सर तो ये एक्सपेरिमेंटली आया स्क्वायर। हाँ, हमने एक्सपेरिमेंटली किया है और ये करके देखा कि हमने ऐसा होता है, तो उसको हमने मैथमेटिकल कर दिया। और ऐसा होता है, आप भी देखते हो, अगर छोटा पहिया है तो जल्दी जाके रुक जाएगा, बड़ा पहिया जैसे आप स्कूटर चला रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, तो बाइक का पहिया बड़ा होता है, अगर आप जितनी स्पीड चलोगे, स्कूटर बहुत स्पीड चलाना पड़ेगा उतनी डिस्टेंस के लिए, और बाइक धीरे चलाओगे तभी उतनी स्पीड कवर कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसकी इनर्शिया ज्यादा होती है, उसका पहिया ज्यादा रोटेट करेगा, ठीक है। तो लिखिएगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी बोला हमने, तो ध्यान से डेफिनेशन को पढ़िएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, इस चैप्टर को भी पढ़ा है आपने कि अभी नहीं पढ़ा? सर अभी तक सर रोटेशनल वाला नहीं पढ़ा। यानी पहली बार पढ़ रहे हैं ना? यस सर। पहली बात तो क्लास कोई मिस मत करिएगा, पहली बात सुनिए, ठीक है। क्योंकि रोटेशनल में लास्ट ईयर भी बच्चों को बड़ी दिक्कत हुई थी, सर ने पढ़ाया, हमने पढ़ाया, फिर हमने पढ़ाया, तब जाकर उनको समझ में आया। तो टफ माना जाता है, इसलिए नहीं कि टफ है, इसलिए कि स्टूडेंट बीच बीच में गैप कर देता है। पता हम 7:30 बजे ज्वाइन, 8:30 बजे ज्वाइन हो रहे हैं, लड़का 9 बजे आ रहा है, फिर वो लीव कर देता है, फिर ज्वाइन हो रहा है। तो जरा रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा, चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, about a fixed axis is defined as the sum of the product, आपने स्टार्टिंग में क्या बोला? the moment of inertia of a rigid body, मतलब पहले तो फिजिकल डेफिनेशन में बताई, अब पैराग्राफ चेंज करके मैथमेटिकल लिखिएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी about a fixed axis is defined as the sum of the product of mass of the particle, and the square of its distance, from the axis of rotation, बहुत ध्यान से सुना करो भाई थोड़ा सा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी is defined as the sum of the product, देखो वर्ड पहले सम यूज किया गया, the sum of the product of mass of the particle, sum of the product of mass of the particle and square of its distance from axis of rotation. डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा, तब मैथमेटिकल हम बात करते हैं। डेफिनेशन को जो मैथमेटिकल लिखा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये नोट कर लिया, फिर हम बताएं। नोट कर लिया? यस सर। रब कर दें?
अब देखो सावधान, हमने जरा डेफिनेशन को पढ़िएगा, उससे मैथमेटिकल बनाने जा रहे हैं। हमने क्या कहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी है, एक बॉडी है। जब मैं बॉडी की बात कर रहा हूं तो आप जानेंगे कि बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होंगे और ये बॉडी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है। यानी आपने क्या किया, इस बॉडी को, ये बोर्ड हमारा है, बोर्ड में आपने यहाँ पे छेदी से ये गड्ढा कर दिया, अब इसके चारों ओर बोर्ड घूम सकता है, ठीक है। तो हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी फ्रॉम एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी घूम सकती है। अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल की ओ से डिस्टेंस अलग अलग है। इस पार्टिकल का मास m1 है, इस पार्टिकल का मास m2 है, इस पार्टिकल का m3 है, इसका m4 है, इसका m5 है। यहां से इस पार्टिकल की डिस्टेंस r1 है, इस पार्टिकल की डिस्टेंस r2 है, इस पार्टिकल की डिस्टेंस r3 है, इस पार्टिकल की डिस्टेंस r4 है। डायग्राम समझ में आया? अब देखो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर होगा। देखिए क्या हमने कहा, द मास ऑफ द पार्टिकल बोला हमने, बॉडी नहीं बोला पहले, पार्टिकल का मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके के स्क्वायर के प्रोडक्ट। फिर इसका, इस पार्टिकल का लिया तो हमने कहा इसका होगा m2 r2 स्क्वायर, इसका लिया तो हमने कहा इसका m3 r3 स्क्वायर, अगले का लिया m4 r4 स्क्वायर। इस बार सभी को उठा के प्लस कर दिया, तो जब सब पार्टिकल का प्लस कर दिया इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। नहीं समझे? पूरी बॉडी का डेफिनेशन क्या बताई हमने, हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज सम इक्वल टू सम, सबका सम कर दिया, किसका, सम ऑफ द sum of the product of the mass and the square of distance of each particle। समझ में आ गई बात? डेफिनेशन क्लियर हो गई? तो इसको हम शॉर्ट में सिग्मा एम आर स्क्वायर निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। हैव यू गॉट द डेफिनेशन? एक मैथमेटिकल डेफिनेशन के हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन समझ में आया? यस सर। नोट करिए। सर मतलब सबका सम कर रहे हैं हम। हाँ भाई देखिए, एक पार्टिकल है, अब मान ले एक एग्जांपल समझिए, इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हैं, कोई पार्टिकल नजदीक है, कोई दूर है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो सब पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, सबका सम कर देंगे, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। ठीक है, सर जब सिग्मा के अंदर, सर कभी कभार सिग्मा के नीचे और ऊपर वो नंबर्स लिखे होते हैं, वो क्या अपर और लोअर लिमिट होती हैं सर? नहीं, जैसे MI/RI स्क्वायर लिखा हुआ है, हम लिखते हैं सिग्मा I वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ये लिखने का तरीका, लिखना ऐसे जा लिख दो, मतलब I की वैल्यू 1 लिखेंगे तो M1 R1 स्क्वायर होगा, प्लस सिग्मा मतलब प्लस होता है, R को I को 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, होते होते n लिखेंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सर तो इन दोनों में फर्क हुआ है कि उसमें अपर रेंज नहीं स्पेसिफाइड होती। नहीं, रेंज उसमें अंडरस्टूड हो जाती है ना, रेंज हम यहाँ इंडिकेट नहीं करते, अंडरस्टूड है कि सब इसमें पार्टिकल्स है, ये अंडरस्टूड हो जाता है, मतलब इसका मतलब यही लिखा है, ये अंडरस्टूड है। नहीं समझे? ये सर समझ गया सर, अंडरस्टूड मान के हम चलते हैं। अब जरा देखिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पर डिपेंड कर रहा है? आप कहेंगे मास पर डिपेंड करता है, क्या कैसे करता है उसको बारे में बात नहीं कर, आर पर डिपेंड करता है। अब जरा एक बहुत ही बढ़िया हेडिंग लिखिएगा, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ये डायग्राम बना लिया ना, लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। देखिए टफ नहीं है, पहले हम बता देते हैं, चैप्टर के प्रति आप बिल्कुल नशा खाते रहो, बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। शर्त यह है कि आप इसको विजुअलाइज करिए, सोचिए कि हो क्या रहा है। अब ये समझ में आया हमने क्यों अलग अलग पार्ट के लिया? भाई कोई बॉडी, माने हमारी बॉडी घूम रही है, माने ये नाभि हमारी है, इसके अलग हम घूम रहे हैं, तो मेरी हर एक पार्ट इस नाभि से अलग अलग डिस्टेंस पर है। हमारा सर अलग डिस्टेंस है, नाक अलग डिस्टेंस है, कान अलग डिस्टेंस है, कान नहीं है तो कुछ और है। ठीक है, तो हम सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सबको प्लस कर देंगे तो हमारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। समझ में आई बात? अब लिखिए, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है?
सभी को बात समझ में आ रही होगी ना? जहां कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। देखो, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट में एम आई लिखेंगे। डिपेंड्स, नंबर 1, देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ बॉडी। इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ बॉडी। ये तो मास पर डिपेंड करता है। नंबर 2, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। पहला तो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, यानी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा लिखेंगे साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। ऐसा क्यों बोला? शेप क्यों बोला? साइज क्यों बोला? अरे भाई सुनिए ध्यान से, अगर आपने 50 किलो का एक पत्थर ले लिया और 50 किलो का एक गोल पत्थर ले लिया, तो दोनों में लुढ़कने की जो टेंडेंसी ज्यादा किसमें होगी? तो गोल पत्थर होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर शेप उसका सही नहीं होगा तो लुढ़केगा नहीं? लुढ़केगा ना, मोमेंट मतलब मोमेंट नहीं करेगा ना, वो घूमेगा नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है भाई? आप बाइक चलाते हैं, आप बुलेट लेते हैं, पता है 1 क्विंटल की बुलेट है वो, ठीक है? तो 1 क्विंटल की बुलेट को लुढ़काना है, आप आराम से ऐसे चलते चले जा रहे हो पहिए के हिसाब से। अगर आपसे कहा जाए पत्थर 1 क्विंटल को उठा के ढंगा दो, नहीं ढंगा पाओगी। तो ये साइज और शेप पर डिपेंड करती है। तीसरा लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। दोनों ध्यान से। आपके पास साइकिल का पहिया है, मैंने कहा 5 किलो का पहिया है। अगर मैं 5 किलो की एक डिस्क बना दूं इस तरीके से पूरी, ये साइकिल का पहिया है, और दूसरा हम पहिया ऐसा लगा दें, मतलब डिस्क का मतलब होता है यूनिफॉर्मली पूरी डिस्क में 5 किलो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आयरन लगा हुआ है। दूसरा हम ये लगा दें कि पूरा का पूरा जो 5 किलो में 4 किलो 750 ग्राम हम इसके बॉर्डर पे लगा दें, और यहाँ 50 ग्राम में इसकी या 250 ग्राम में इसके पिकल्स लगा दिए, स्पोक्स लगा दें, इसमें तीलियां लगा दें, तो बताइए दोनों पहियों में लुढ़कने की टेंडेंसी ज्यादा किसमें होगी? किसमें या इसमें? डिस्क वाले में या इस वाले में? इस वाले में ज्यादा होगी। नहीं समझे? मतलब जिसमें मास ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री पे लगाओगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। आप देखिए, आपके पहिए को जो बनाया जाता है साइकिल के, तो मान लिया 5 किलो का पहिया हुआ है या 2 किलो का पहिया है, तो चाहे तो 2 किलो पूरा मास ऐसे लगा दे, ज्यादा मजबूत हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, वो ज्यादा मास रखते हैं बॉर्डर पे, और केवल हल्के से उसमें क्या कहेंगे इसको, इसको कहते हैं ये स्पोक्स लगा देते हैं, जिससे वो पिचके ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लिया आपने ट्रेन का पहिया देखा होगा, नहीं देखा? अब ट्रेन के पहिए में चूंकि आप स्पोक्स लगाओगे, ऐसे ऐसे लगाओगे तो फिर हो जाएगा ना। तो आपने देखा होगा ट्रेन का पहिया भी बॉर्डर पे ज्यादा मोटा होता है, बीच में पतला होता है, और बीच में गड्ढे कर देते हैं ऐसे ऐसे। देखा नहीं ट्रेन का पहिया? अब ये अलग की बात है कि उसमें इतनी पतली अगर तीलियां लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा लोड होता है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। जैसे बाइक के पहिए में देखा होगा कि बाइक का जो रिम होता है वो बॉर्डर पे ज्यादा वेट होता है, और बीच बीच में इस प्रकार से, अब चूंकि उसमें मोटी स्पोक्स लगाते हैं, इसमें पतली लगाते हैं, ये इतना अंतर है। तो समझ में आया? ये इस पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। ठीक है सर, तो जिसका मतलब जिसका मास वो बॉर्डर्स के अलावा सिर्फ सेंटर में भी इक्वली कंसंट्रेटेड हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होएगा कम एज होगा, कम्पेयर कम टू। होगा, कम होगा। और तभी फिर व्हीकल्स पे वो नहीं लगाते ताकि स्पीड उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। भाई इसका मतलब अगर पहिए को एक बार घुमा देंगे तो ज्यादा तो घूमने की टेंडेंसी इसकी रहेगी। जैसे आपने स्कूटर का पहिया देखा होगा, एक तो यस। रेडियस छोटा होता है, ठीक है, और देखा होगा पूरा उसमें ये नहीं लगी होती है ये तीलियां, उसमें पूरे मास होता है पूरे, ठीक है, तो धीमे घूमता है वो ना, वो पूरा नहीं घूम पाता है। यस सर, समझ गया सर। अगर आप बाइक से चल रहे हो, हम स्कूटर चल रहे हैं, तो हम तो खींच लेंगे तब जाके तुम्हारे बराबर पहुंच पाएंगे, नहीं आगे पीछे हो जाएंगे, हम साथ नहीं चल सकते आपके। ठीक है। अब जैसे आपका जो इंजन होता है ना, आप 4 स्ट्रोक इंजन, ये इंजन होता है, इंजन कैसे काम करता है? देखो इंजन में ये नोट कर लिया ना, ये बहुत ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात,
तीसरा लिख लीजिए, एक और लिख लीजिएगा, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ना लिखिए, छोड़िए, ठीक है छोड़िए। अब जैसे मैं आपको इंजन की बात करता हूँ कि इंजन आपका कैसे काम करता है, बाइक इंजन, उसे मतलब नहीं है, मैं समझाने के लिए को समझा रहा हूँ। देखो इंजन देखा होगा, जब आप स्टार्ट को तो बड़ा 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 आवाज करता है ना, टक 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 ऐसे जो बोलता है ना, काय के लिए बोलता है, जरा देखो ध्यान से, इंजन में काम कैसे करता है। होता क्या है कि एक इस प्रकार से इस पे, अब बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना पाते हैं, इस प्रकार से इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन कहिए, एक रॉड लगी होती है जो इसके अंदर घूमती है। जैसे आपने देखा होगा ना वो इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज नहीं होती, ऐसे ऊपर नीचे करते हो, तो एक ऊपर बॉर्डर होता है, उसके अंदर एक सिरिंज आप अंदर नीचे खींचते हो, तो खींचता है वही पिस्टन, समझ लो, समझ में बात नहीं है, ठीक है। और इस पिस्टन में नीचे एक रॉड लगी होती है, ठीक है, और रॉड से एक छोटा सा पहिया जुड़ा होता है। ये जरा इंजन का कंसेप्ट समझिए क्या होता है, सावधान देखिए। आप जब किक मारते हो, ऐसे ढड़ंग से मारा, तो आपने जानते हो क्या किया, आपने इस इंजन को, इस पिस्टन को नीचे खींचा। जैसे नीचे, अच्छा देखो पिस्टन ऊपर तक है, जैसे नीचे खींचोगे अंदर ऊपर वैक्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा ना। और वैक्यूम जैसे हुआ, अगल बगल से वो पेट्रोल को खींच लेता है। वैक्यूम क्या करेगा, कोई चीज सक करेगा भाई, कहीं वैक्यूम, जैसे आप जब इंजेक्शन में भरते हो तो क्या करते हो, इंजेक्शन को उसके अंदर डाला, और इंजन जब इंजेक्शन खींचते हैं तो ऊपर वैक्यूम हो जाता है। उस वैक्यूम को भरने के लिए तो वहां ऊपर से वो लिक्विड आता है, तो जैसे पिस्टन नीचे हुआ वैसे यहां से पेट्रोल अंदर आ जाता है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है। अच्छा, यहाँ पर आपका स्पार्क प्लग लगा होता है, प्लग स्पार्किंग करता रहता है। अब जैसे पेट्रोल, अब जा देखिए, जैसे नीचे आया वैसे ये वाली जो रॉड होगी वो नीचे पहिए को धक्का मारेगी नहीं मारेगी, यस रॉड पहिए से जुड़ी है ना। आपने वो देखा होगा, जो क्या कहें, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, पैर वाली मशीन चलाते हैं, तर 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 ऐसे चलते हैं, देखा, यस जब पैर वाली मशीन जब ऐसे चलाते हैं तो देखा होगा उसमें एक रॉड लगी होती है और एक पहिया लगा होता है, वो ऊपर नीचे करते हैं, और रॉड ऊपर नीचे करती है, पहिए को घुमाती है, देखा कि नहीं देखा। यस तो जब जब आपने क्या किया, किक मारा, तो ये पिस्टन नीचे दबा, जैसे आपका इंजेक्शन वाला पिस्टन होता है, यहाँ पर वैक्यूम हो गया, अंदर पेट्रोल भर गया, ये जैसे नीचे आया ये पहिया को घुमाया इसने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्पार्क प्लग है, और जैसे ही आपने यहाँ पेट्रोल किया, पेट्रोल में आग लगे, धड़ाम से आवाज हुई, वही आपकी बाइक आवाज करती, दर 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 जो आवाज करती है, वो पेट्रोल जलता है, जलने की आवाज, बम फूट रहे होते हैं। अब जैसे पेट्रोल यहाँ चलेगा तो क्या होगा, पेट्रोल बन गया गैस, नहीं बन गया गैस, गैस बन जाएगा, तो वो पिस्टन को धक्का नीचे मारेगा नहीं मारेगा, मारेगा ना, धक्का नीचे मारा, और इस पिस्टन में लगी है रॉड, इस रॉड ने इस पहिए को घुमा दिया, पहिया घूमा। अब देखो ये पहिया घूमा, इसके बाद अब ये जल गया, पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल तो जल चुका है। अब पहिया की इनर्शिया ज्यादा होती है, तो पहिया जब घुमा दोगे तो थोड़ी देर तक घूमता रहेगा, समझ आ रही बात नहीं आ रही है। यस अब देखो होता क्या है, इस रॉड ने इसको ऐसे तो घुमा दिया, अब आगे नहीं घुमा पा रहा है, लेकिन पहिए का इनर्शिया ज्यादा, तो पहिया घूमता रहता है, तो रॉड को ऊपर धक्का मारता है, पिस्टन को ऊपर धक्का मारता है। अब देखो यहाँ पर क्या भरा हुआ था, यहाँ पर भरी हुई थी स्मोक, भरी हुई थी भाई, पेट्रोल जल चुका था ना, यहाँ पर भरी थी स्मोक, मतलब यहाँ पर तो धुआं भरा हुआ था, तो यस पिस्टन जैसे ऊपर गया उसने धुएं को फट से बाहर कर दिया, बाहर हो गया। अब देखो ये पहिए ने ऊपर किया, अब पहिया तो घूमने की आदत है इसकी, थोड़ी देर तक और घूमता रहेगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ फटाफट होगी, फिर ये घूमता रहेगा पहिया, बार बार पिस्टन को ऊपर नीचे करता रहेगा। समझ में आई बात नहीं आई। यस एक बार इसने सक किया, एक बार ब्लास्ट किया, एक बार इसको बैक ले गया, गैस को बाहर एग्जॉस्ट किया, और एक बार फिर सक किया, तो इसीलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। पहला स्ट्रोक ये सक करता है, फिर जलाता है, फिर एक्सपेंड करता है, फिर वो उस गैस को बाहर निकालता है, इसीलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन का लिखा हुआ, गाड़ी में लिखा होता है 4 स्ट्रोक इंजन, यस सर 4 स्ट्रोक इसीलिए कहा जाता है। अब जरा देखिए ध्यान से, ये पिस्टन चल रहा है, ये वाला जो पहिया बार बार घूम रहा है ना, छोटा सा, आपने इसी छोटे पहिए से एक चैन लगा दी,
ये तो घूम ही रहा है, ये इसको तो ऊपर नीचे कर ही रहा है। चैन लगा दी और चैन पीछे वाले पहिए से घुमा दी और पिछला वाला पहिए को घुमा रहा है। अब चूंकि पिछले वाले पहिए की रेडियस ज्यादा है, उसकी इनर्शिया ज्यादा है, वो ज्यादा देर तक घूमेगा, आपकी बाइक चलेगी आराम से। यही होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप जो साइकिल चलाते हो, साइकिल की जहां पर पैडल मारते हो वहां छोटा सा पहिया लगा होता है, उसके ऊपर Yes, चैन sir. चलती है। अब उतने छोटे पहिए से साइकिल चलाओगे तो बहुत स्पीड दिक्कत करेगी, तो आप क्या करते, उससे चैन लगाते थे पीछे पहिए में, और पीछे का पहिया है रेडियस है ज्यादा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और दूर तक कवर करती है। समझ में आ गई बात? ये 4 स्ट्रोक इंजन मालूम कैसे काम करता है, कि जब हीट पढ़ाएंगे तब फिर एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल मैंने इनर्शिया की वजह से इसको समझा दिया, आपके सिलेबस से मतलब नहीं है। देखिए एंगुलर मोमेंटम, नेक्स्ट टॉपिक है सर एंगुलर। तो गियर्स होते हैं, गियर्स भी क्या सेम प्रिंसिपल पे चलते हैं कि जो छोटे गियर हम नहीं, घुमाते जो हैं? जो गियर आप लगाते, नहीं, जो गियर आप लगाते हो ना, वो आप इसके रोटेशन का रेडियस बढ़ा देते हो। मैं वो वाले आपने, गियर की नहीं बात कर रहा हाँ, सर, वो जो होता है नहीं सर, जो पॉइंटेड वाला होता है, जो ऐसे कनेक्टेड होते हैं सर, जो दो गियर्स होते हैं ना। नहीं, वो भी केवल वो रोटेशन का रेडियस ही बढ़ाते हैं। हम समझ नहीं पा रहे तुम्हारी बात, किस किस गियर की बात कर रहे हो, साइकिल के गियर की बात? सर मतलब वो गियर्स होता है ना सर, मतलब जो ऐसी सर, जो त्रिशूल चक्र जैसा दिखता है, जो दो कनेक्टेड होते हैं, एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं सर, वो वो सर। उसका मतलब केवल एक ही होता है, जो चीज घुमाने वाली चीज को आप ज्यादा रेडियस में घुमाओगे तो दूर तक घूमेगी, और कोई मतलब नहीं। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात पूरी समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे आपने यस गियर वाली साइकिल नहीं देखी होगी, जब गियर चेंज करते हो तो क्या होता है, उसकी जो जिसकी जो वो होती है ना, वो तो जो घूमने वाली जो उसकी चेन होती है, वो ज्यादा रेडियस में घूमने लगती है। ज्यादा रेडियस घूमने की वजह से क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता है, तो कम ताकत लगाने पर भी ज्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर करती है। जहां तक मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम की डेफिनेशन आपने दी है, लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो लिखिए, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, angular momentum of a particle rotating about an axis, rotating about an axis is defined as the, is defined as the moment of its linear momentum, moment of its linear momentum, moment of its linear momentum। अब इसको जरा डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्स रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस is defined as the moment of its linear momentum। जरा समझिएगा, जब आपने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा था तो आप R क्रॉस F लिख रहे थे। मोमेंट, फोर्स का मोमेंट, फोर्स के रोटेशन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको कहते हैं उस चीज का मोमेंट। ठीक है, तो फोर्स का मोमेंट जब आपने पढ़ा था, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क आपने बोला था, तो उसको R क्रॉस F लिखा था ना आपने। जब मोमेंट ऑफ मास आप लिखेंगे तो R क्रॉस M लिखेंगे आप। और आपने डेफिनेशन क्या रखी है, मोमेंट को आपने क्या कहा, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि R क्रॉस लीनियर मोमेंटम को हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, को J से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर L से करते हैं। J इज इक्वल टू R क्रॉस P। समझ में आई बात? जब भी मोमेंट वर्ड आए, जिसका भी मोमेंट आपको निकालना है, जिसके रोटेशन की टेंडेंसी को निकालना है, R से उसका मल्टीप्लाई कर दो। जब मोमेंट ऑफ फोर्स कहे तो R क्रॉस F कर दो, मोमेंट ऑफ मास कहे R क्रॉस M कर दो, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहे R क्रॉस P कर दो। लॉजिक पकड़ में आई? यस सर। तो R क्रॉस P होता है MV, M को बाहर कर दीजिएगा, R क्रॉस V, ये J हो गया। अब R क्रॉस V को पहले चूंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दिया है, इसलिए आप समझने की कोशिश करो। देखो ध्यान से,
ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पॉइंट ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी चल रहा है, वो ऐसे घूम जाएगा बाद में, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये वी है, ये इसके बीच में एंगल है। समझ में बात नहीं है? तो यानी कि अगर आपको वेक्टर में लिखना तो एम आर वी साइन थीटा, तो जे का फॉर्मूला क्या होगा, एम आर वी साइन थीटा। अब थीटा 90 जब लिख देंगे, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो एम वी आर हो जाएगा। अगर हम मान लें कि इफ आर इज परपेंडिकुलर टू वी, ये परपेंडिकुलर साइड मालूम है ना, देन आप जे बराबर केवल एम वी आर लिख सकते हैं। तो ज्यादातर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे, हम आर और वी को आपस में परपेंडिकुलर मानेंगे। क्यों, अभी हम बता रहे हैं, पहले लिखिए फिर बता रहे हैं। हम जितने भी डेरिवेशन करेंगे उसमें थीटा को 90 ही मानेंगे। तो आप कहेंगे तो बदतमीजी है, काहे को 90 मानोगे, 90 होगा, ये अभी हम बता रहे हैं, नोट करिए। कुछ पकड़ में चैप्टर आ रहा है, बार बार हम जानबूझ के पूछ रहे हैं, डरिएगा नहीं इस चैप्टर से, डराता बहुत है ये, टफ नहीं है, बस पहले बता दो। ये मैं 90 समझाऊं कैसे होता है, इस डायग्राम को बना लिया आपने? सर ओ क्या है इस डायग्राम में? वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से एक्सिस गई, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन एक तरीके से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो ऐसे है, ये ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम यहाँ थीटा को 90 लेंगे, क्यों, जरा समझ, डायग्राम को रब करें, रब करें। आजकल कोई और नहीं बोला, प्रज्ञा जी, अनुश्री नहीं है क्या? सर एक सेकंड बस। सर अब अभी मैं रब कर देता तब कहते अरे रब कैसे कर दिया, बोल दिया करो भाई। चैप्टर को पढ़ के बैठिएगा, चैप्टर तब ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, समझ में भी आएगा अगर पढ़ के बैठोगे। अब आप कहेंगे आर को वी के परपेंडिकुलर कैसे आप मान सकते हैं, नहीं होगा, क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं होगा, अभी हम बता रहे हैं। अब मैं रब कर रहा हूं, जरा सावधान। अगर कोई बॉडी है, ये बहुत बड़ी बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे कीला काट दिया। अब जरा ध्यान समझिएगा, अगर मैं इससे 1 सेंटीमीटर दूर कोई पार्टिकल लेता हूं और ये बॉडी को घुमाता हूं, तो बताओ ये पार्टिकल ओ के चारों ओर किस पाथ पे मूव करेगा? मैं इस बॉडी का ये पार्टिकल लेता हूं, इस बॉडी को रोटेट कर रहा हूं ओ के रेस्पेक्ट में, ऐसे चारों तरफ। ये जो पार्टिकल है ए, ये इस ओ के चारों ओर हमेशा 1 सेंटीमीटर दूर रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ भाई। अभी जब बॉडी घूमेगी तो क्या ये पार्टिकल नजदीक खिसक आएगा इसके? ये हमेशा 1 सेंटीमीटर दूर ही रहेगा। अगर ये हमेशा 1 सेंटीमीटर ही दूर रहेगा और ये इसके चारों ओर घूमेगा भी, तो ये पार्टिकल किस पाथ पे मूव करेगा? प्रैक्टिकली बताओ ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे भाई बॉडी घूमेगी तो ये पार्टिकल हमेशा 1 सेंटीमीटर दूर रहेगा, ऐसे घूमेगा नहीं घूमेगा? यस सर। तो किस पाथ पे मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे। और सर्कुलर पाथ पे कहीं पर भी वेलोसिटी लेते हो तो हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में होती है, हमेशा कहीं पर भी लोगे, यहाँ पर लोगे तो इधर वेलोसिटी होगी, यहाँ पर लोगे तो इधर वेलोसिटी होगी, हमेशा वेलोसिटी टेंजेंट डायरेक्शन में होती है। तो टेंजेंट को जब रेडियस से मिलाओगे तो रेडियस और वेलोसिटी के बीच हमेशा 90 डिग्री एंगल रहेगा नहीं रहेगा? तो इसका मतलब जब मैं रोटेशनल मोशन की बात करूंगा तो चाहे जो पार्टिकल हम ले लें, अब जरा समझिएगा, अगर मैं ये पार्टिकल ले लूं और मैं मानूं ये पार्टिकल यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर है,
तो अगर ये बॉडी रोटेट करेगी, ये पार्टिकल हमेशा 5 सेंटीमीटर रेडियस में रोटेट करेगा नहीं करेगा? हमेशा रहेगा। तो जब सर्कुलर पाथ में रोटेट करना है और सर्कुलर पाथ में हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, तो थीटा हमेशा 90 रहेगा नहीं रहेगा? तो यानी यहाँ पर थीटा हमेशा 90 डिग्री ही आना है ऑर्बिट इसमें रोटेशनल मोशन में, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एमवी आ रही होती है। ठीक है, नोट कर लिया इसको? यस सर तो अब एक मतलब बहुत हर समय आउटसाइड है इसलिए 90 डिग्री टेंजेंशियल। नहीं, जरा सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ऑर्बिट दिखेगा। सर्कुलर पाथ में जो कोई बॉडी घूमती है, जैसे यहाँ पर बॉडी है, तो हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन जाती है ना वो, भाई वो जाना इधर चाहती है, लेकिन हो ये रहा है कि उस पर सेंटर की तरफ लगातार फोर्स लगता है, तो घूम घूम बार बार घूम जाती है वो, और वो सर्कुलर पाथ मूव करती है। तो बॉडी हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में जाती है। तो टेंजेंट को जब रेडियस से मिलाते हो तो थीटा हमेशा 90 आता ही नहीं आता है। ठीक है, अब एक बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है जो पढ़ने पर बहुत कंफ्यूज स्टूडेंट हो जाते हैं, लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, नोट इसको रख करें, रेडियस ऑफ जायरेशन। पहले इसका मतलब समझिएगा, फिर मैं आपको इसका जरा पहले समझिए होता क्या है। एक बॉडी है, जब मैं बात बॉडी की कर रहा हूं तो उसमें हजारों पार्टिकल होंगे। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी घूम रही है। ठीक है, तो हर पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे इस ओ से होंगे। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हैं, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, और सबको उठा के ऐड कर देते हैं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी निकलती है I बराबर सिग्मा m r स्क्वायर। अभी हमने बताया कि नहीं बताया? बताया। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी इसके चारों ओर रोटेट कर रही है। इस बॉडी का ओ के रेस्पेक्ट में, ये एक्सिस इस प्रकार से है, ओ के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका क्या होता है? तो हमने कहा इस बॉडी के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उन सभी पार्टिकल के अलग अलग मासेस होंगे, अलग अलग डिस्टेंसेस होंगी, उन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके सबको ऐड कर दीजिए, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। यही तो हमने बताया, हाँ या ना? यही बताया ना? यस सर अब जरा समझिएगा, अगर मैं इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाला, तो वो इनर्शिया निकला 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए हो क्या रहा है, इतना निकल आया। अब मैं बॉडी को गला देता हूँ, इस बॉडी के जो बहुत सारे मासेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे उनको गला करके एक जगह एक पार्टिकल बना दिया इस बॉडी को, और हमने कहा उस पार्टिकल का टोटल मास मान लेते हैं कि 50 kg है। नहीं समझे अभी क्या हो रहा था? अभी मास हर तरफ फैले हुए थे, अब मैंने इस बॉडी को गला दिया, और गला के इसको गला करके एक छोटा सा मास बना दिया 50 kg का। अब बताओ 50 kg को कितनी दूर रखा जाए कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 ही आवे? तो आप कहेंगे 50 इंटू √2 का स्क्वायर करोगे तब 100 आएगा। नहीं समझे? तुम्हारी बात नहीं आ रही। फिर देखिए, ये पूरा पार्टिकल पार्टिकल बॉडी, पूरी बॉडी बारे में, पूरी बॉडी रोटेट कर रही थी, उस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 आया था। ठीक है, अब हमने उस बॉडी को पार्टिकल मान लिया, मतलब उस बॉडी को मैंने पूरा किया और तो पिघला दिया, और पिघला के एक छोटा सा पार्टिकल, जितना बड़ा बन सकता है जितना छोटा बन सकता है, हमने पार्टिकल बना दिया, एक पॉइंट मास बना दिया। उस पॉइंट मास का वजन था 50 kg। तो हमने कहा आप बताओ इस पूरी बॉडी का जो पॉइंट मास बनाए हो उसको इस एक्सिस से कितनी दूर रखोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आएगा। तो आप जानते हैं क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे जब इसको √2 मीटर डिस्टेंस पे रखेंगे तो 50 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तब 100 आएगा। तो यही जो √2 मीटर है ना, इसी को रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। समझ नहीं बात? यानी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर उस बॉडी को पार्टिकल मान लिया जाए तो उस पार्टिकल
पूरा एक पॉइंट मास मान लिया जाए, छोटा सा मास मान लिया जाए, तो उस मास को उतनी दूरी पर रखा जाए कि वहां से उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही मिले जो इस पूरी बॉडी का था। तो जितनी दूर पर उस पार्टिकल को रखा है उसी को रेडियस ऑफ जायरेशन कहा जाता है। समझ में आई बात? यस सर। मैथमेटिक्स मतलब ये फिजिक्स की भाषा में मतलब सुनाया। तो अब लिखिए डेफिनेशन इसकी, द रेडियस ऑफ जायरेशन। अब जो आप लिखोगे ना तो जैसा आपने बताया तब डेफिनेशन पकड़ में आएगी। द रेडियस ऑफ जायरेशन, कुछ लोग गायरेशन पढ़ते हैं, वैसे गायरेशन नहीं है, जायरेशन। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी about an axis, about an axis of rotation, about an axis of rotation is defined as is defined as the radial distance. radial distance होता है जो r के अलॉन्ग होती है, इसको radial distance कहा जाता है। defined as the radial distance of a point, the radial distance of a point from the axis of rotation, radial distance of a point, ये point जहां पूरा मास रखा हुआ है, from the axis of rotation, ये k, defined as the distance of the point from the axis of rotation at which if whole mass of the body is assumed to be concentrated, at which if whole mass of the body is assumed to be concentrated, is assumed to be concentrated its moment of inertia its moment of inertia about the given axis would be the same as with its actual distribution of mass, as with its actual distribution of mass. लैंग्वेज समझ में आ गई? हेड समझ लीजिएगा, सावधान सुन रहे ना मेरी बात। अब देखिए, मैं एक बॉडी हूं, इस बॉडी को आपने सर is defined as radial distance of a point from axis of rotation के बाद as with its actual distribution of mass. फिर से सुनिएगा, the radius of gyration of a body about an axis of rotation is defined as the radial distance of a point from the axis of rotation at which if whole mass of the body is assumed to be concentrated, its moment of inertia about the given axis would be the same as its actual distribution of mass. Definition को एक बार और पढ़ लीजिएगा, फिर हमारी बात सुनिए। देखो ध्यान से, सुन रहे हैं ना मेरी बात? सभी लोग इधर ही देख रहे हैं ना? Assumed concentrated क्या था? Assumed to be concentrated, दोबारा सुन लीजिएगा, एक्चुअली में फिर आगे पीछे हो जाता है। Concentrated, its moment of inertia about the given axis, its moment of inertia about the given axis would be the same as with its actual distribution of mass, अब जरा समझिएगा, समझाएं? सुन रहे हो ना? सभी लोग पेन को डाउन करके मेरी बात सुनिए। देखो ध्यान, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मैं उठा रहा हूं, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का एक मास डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा पार्ट कहां पे लगा, कितना वजन है, सही कह रहा हूं मैं मान लेता हूं कि
जरा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैं मान लेता हूं ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये चाक लेकर इसे लिख रहा हूं, ठीक है। ये मेरी नाभि है, नाभि मतलब जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में हम नहीं जानते, नाभि क्या, ठीक है। हाँ, ये नाभि है और इसके चारों ओर हमको रोटेट कर रहे हैं आप। अब कैसे कर रहे हैं, आपने एक कीला ले लिया, ऐसे भाला गाड़ दिया हमारे अंदर, ऐसे भाले में टांग दिया, ऐसे भीष्म पितामह टंगे, हमको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हूं ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला 100 kg मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कब है, जब आपने एज इट इज मेरा जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है उसके हिसाब से हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सबको जोड़ दिया। समझ में आई बात? यस सर। अब जरा समझिए, अब आपने हमको गला दिया, गैस पे चढ़ाया, गला दिया, और गला के हमको बना दिया एक पार्टिकल, और 25 किलो का बना दिया, 25 किलो। अब मेरा पूरा मास कितना हो गया है, 25 किलो। अब ओ से कहां पर उस 25 किलो को रखें कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आवे। तो अगर मैं ओ से 2 मीटर दूर रखता हूं, तो आप इस पार्टिकल का, इस हमारी जो हमारा जो भी नाभि है उसके रेस्पेक्ट में अगर इस पार्टिकल को घुमाओगे तो फॉर्मूला होता है mr²। तो बताओ 100 आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, वो सही निकाल नहीं आप। तो इसी को रेडियस ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। लॉजिक पकड़ में आएगी? अब जरा डेफिनेशन से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने, कहते हैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट एन एक्सिस, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रेडियस ऑफ डायरेक्शन is defined as the radial distance from a point from the axis of rotation at which the whole mass of the body assumed। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियल डिस्टेंस और वो पॉइंट जहां पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट एज्यूम किया गया है, ठीक है। और इस मास का इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है जो इस बॉडी का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। इसी को रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। समझ में आई बात? यस सर। लॉजिक पूरा समझ में आ गया होगा। अब लिखिए, इफ कैपिटल M इज द टोटल मास, इफ कैपिटल M इज द टोटल मास एंड K इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, K इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर ये टोटल मास M है और ये K है तो I बराबर mk² होगा नहीं होगा? तो ज्यादातर पूरी बॉडी के लिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखोगे तो mk² ही लिखोगे। तो K का एक और फॉर्मूला आ जाएगा √I/m। ये ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ मास नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इट इज नॉट सेंटर ऑफ मास। ये हमारी बॉडी को गला करके आपने, हमारी जहां पर बेली बटन भी कहते हैं इसको, शायद नोबल भी कहते हैं, इससे आपने 2 मीटर डिस्टेंस पे रखा था पूरी बॉडी के मास को, तो वो जो 2 मीटर था उसको रेडियस ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात? सर तो मतलब इसका सेंटर ऑफ मास से रिलेशन नहीं है? नहीं, मैं सेंटर ऑफ मास नहीं, ये सेंटर ऑफ मास इज नॉट सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखिएगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत सारी चीजों से रिलेशन निकालेंगे और उसका एक फंडा आपको बता देंगे, उससे अपने आप प्रूफ हो जाएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉर्क से रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन इसमें है, लेकिन वो आपको देखते ही मालूम हो जाएगा कि हमको कैसे इसको ड्राइव करना है। ओके, गुड नाइट। सर ये K = √τ/LM कैसे आया? I/m में भाई, क्यों I यहाँ से K निकालो तो √I/m तो निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? K² I/m आएगा, जो रूट हटाओगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी ना? इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो टफ नहीं है, इसको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नोट कर लिया ना? यस सर।